गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम मुस्तैज़ आलम, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, नंदलाल सिंह कॉलेज, जैतपुर, दाऊदपुर। पिछले क्लास में हमने राष्ट्रीय आय की परिभाषा में प्रोफेसर पीगू की परिभाषा को पढ़े थे। आज हम प्रोफेसर फिशर की परिभाषा को पढ़ेंगे। फिशर की परिभाषा। प्रोफेसर इरविंग फिशर ने मार्शल और पीगू के दृष्टिकोण से भिन्न राष्ट्रीय आय की परिभाषा प्रस्तुत की है। जहां मार्शल और पीगू ने उत्पादन को आधार मानकर राष्ट्रीय आय की परिभाषा दी है, फिशर ने उपभोग के आधार पर राष्ट्रीय आय को परिभाषित किया है। फिशर के अनुसार वास्तविक राष्ट्रीय आय एक वर्ष में उत्पादित शुद्ध उपज का वह अंश है जिसका उस वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है। इसे स्पष्ट करते हुए फिशर ने अन्यत्र राष्ट्रीय आय की परिभाषा इस प्रकार दी है। राष्ट्रीय लाभांश अथवा आय में केवल उन सेवाओं को शामिल किया जाता है जो अंतिम उपभोक्ता द्वारा प्राप्त की जाती है, चाहे उन्हें भौतिक वातावरण से प्राप्त किया गया हो अथवा मानवीय वातावरण से प्राप्त किया गया हो। इस प्रकार एक पियानो या ओवरकोट जो मेरे लिए इस वर्ष बनाया गया है, इस वर्ष की आय का भाग नहीं है, केवल पूंजी में वृद्धि है। केवल उतनी ही सेवा जो इन वस्तुओं से मुझे इस वर्ष प्राप्त होगी आय में शामिल होगी। इस परिभाषा के अनुसार किसी एक विशेष वर्ष में उत्पादित किसी महत्वपूर्ण वस्तु को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है, वरन उस वस्तु के उसी अंश को शामिल किया जाता है जिसका उपभोग किया जाता है। फिशर की परिभाषा की विशेषताएं। फिशर की राष्ट्रीय आय की परिभाषा से उसकी निम्नलिखित विशेषताएं स्पष्ट होती है। नंबर 1, फिशर ने उपभोग के आधार पर राष्ट्रीय आय की परिभाषा प्रस्तुत की है, जबकि मार्शल तथा पीगू ने उत्पादन को राष्ट्रीय आय की गणना का आधार बनाया है। दूसरी विशेषता है, फिशर की परिभाषा आर्थिक कल्याण के अधिक निकट है, क्योंकि उपभोग का कल्याण से प्रत्यक्ष संबंध होता है, मात्र उत्पादन से ही कल्याण में वृद्धि नहीं होती है। तीसरा बिंदु है, आलोचकों के अनुसार फिशर की परिभाषा अधिक वैज्ञानिक एवं तर्कपूर्ण है। इन सभी विशेषताओं के बावजूद फिशर की परिभाषा आलोचनाओं से मुक्त नहीं है। मार्शल एवं पीगू की तुलना में फिशर की परिभाषा इस दृष्टि से उचित है कि इसमें उपभोग को आर्थिक कल्याण का महत्वपूर्ण घटक माना गया है। कल्याण का संबंध संतुष्टि से होता है एवं संतुष्टि उपभोग से की जा सकती है। जहाँ तक उत्पत्ति का प्रश्न है, उसका कल्याण पर केवल अप्रत्यक्ष प्रभाव ही पड़ता है। चूंकि फिशर की परिभाषा उपभोग से संबंधित है, अतः वह उपयुक्त है। फिशर की परिभाषा इस मिथ्या धारणा को दूर करती है कि मात्र उत्पादन में वृद्धि करने से कल्याण में वृद्धि हो सकती है। यानी फिशर का परिभाषा में जब तक उपभोग नहीं हो जाएगा तब तक उसको राष्ट्रीय आय में गणना नहीं कर सकते हैं। आलोचनाओं को और आगे एक एक करके देखेंगे। उपयुक्त गुणों के बावजूद फिशर की परिभाषा में निम्नलिखित दोष है। नंबर 1, गणना कठिन। उत्पादन की तुलना में वास्तविक उपभोग के मौद्रिक मूल्य की गणना करना काफ़ी कठिन है। उपभोग का कार्य विभिन्न उपभोक्ताओं द्वारा विभिन्न समय में किया जाता है, अतः कुल उपभोग की गणना और उसका मौद्रिक मूल्य ज्ञात करना एक जटिल प्रक्रिया है। दूसरा बिंदु है अव्यावहारिक। फिशर की परिभाषा के आधार पर टिकाऊ वस्तुओं के उपभोग की राष्ट्रीय आय में गणना एक अव्यावहारिक कदम है। फिशर के दिए ओवरकोट का उदाहरण लें। यदि इसका मूल्य 500 रुपये है तथा इसका जीवन 10 वर्ष माने
तो 50 रुपये एक वर्ष की राष्ट्रीय आय में शामिल होंगे, जबकि मार्शल और पीगू के अनुसार पूरे 500 रुपये ही उस वर्ष राष्ट्रीय आय में शामिल होंगे और संभव है ओवरकोट 10 वर्ष से कम या ज़्यादा चले, यानी इसमें त्रुटि हो सकता है और ये प्रैक्टिकल भी नहीं है। तीसरा बिंदु है दोहरी गणना की समस्या। उपभोग की दृष्टि से ऐसी टिकाऊ वस्तुओं की गणना मुश्किल है जिनके स्वामित्व और मूल्य में परिवर्तन होते रहता है। जैसे एक मोटर कार अगले वर्ष ब्लैक कीमत पर बेच दी जाए तो इस कीमत को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाए, तो किस कीमत पर आय में राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाए, यानी वास्तविक कीमत को या ब्लैक की कीमत को, इसका सेवा मूल्य कैसे नापा जाए। यानी मार्शल की जो परिभाषा थी दोहरी गणना की, उसकी आलोचना थी, दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न होती थी मार्शल की परिभाषा में भी, तो इसमें भी दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न होती है। उपयुक्त तीनों परिभाषाओं में श्रेष्ठ कौन? एक प्रश्न आता है कि 3 परिभाषाएं राष्ट्रीय आय की हम लोगों ने अभी तक पढ़ा, लेकिन सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ कौन है, तो ये देखना पड़ेगा। अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि उपयुक्त तीनों परिभाषाओं में कौन सी परिभाषा श्रेष्ठ है। यद्यपि तीनों परिभाषाओं के अपने गुण हैं, किंतु इसकी उपयुक्तता इस बात पर निर्भर रहेगी कि राष्ट्रीय आय की गणना का क्या परिभाषाओं के क्या उद्देश्य है। यदि हम राष्ट्रीय उपभोग को ज्ञात करना चाहते हैं तो फिशर की परिभाषा उपयुक्त होगी, किंतु इस आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना करना काफ़ी कठिन होगा। जहाँ तक मार्शल और फिशर की परिभाषा की तुलना करने का प्रश्न है, दोनों में ज़्यादातर अंतर नहीं है, क्योंकि उत्पादन का अंतिम उद्देश्य उपभोग ही है। जहाँ तक मार्शल और पीगू की परिभाषा का प्रश्न है, यदि देश में शुद्ध वस्तुओं और सेवाओं की गणना करना संभव है तो मार्शल की परिभाषा अधिक उपयुक्त है। पीगू की परिभाषा उसी स्थिति में उपयुक्त कही जा सकती है जब पूरी अर्थव्यवस्था मौद्रिक हो और दोहरी गणना से बचा जा सकता हो। पीगू की परिभाषा इसलिए भी अव्यावहारिक कही जा सकती है क्योंकि इसके आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना सरलता से की जा सकती है। राष्ट्रीय आय की गणना की कुछ आधुनिक परिभाषाएं। प्रोफेसर साइमन कुजनेट्स की परिभाषा फिशर से मिलती जुलती है क्योंकि इसमें उपभोग पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह इस प्रकार राष्ट्रीय आय वस्तुओं और सेवाओं का वह वास्तविक उत्पादन है जो एक वर्ष की अवधि में देश की उत्पादन प्रणाली में से अंतिम उपभोक्ताओं के हाथों में पहुंचता है। प्रोफेसर कॉलिन क्लार्क के अनुसार किसी विशेष अवधि में राष्ट्रीय आय को उन वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य में व्यक्त किया जाता है जो उस विशेष अवधि में उपभोग के लिए उपलब्ध होती है। वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उनके प्रचलित विक्रय मूल्य पर निकाला जाता है। इस परिभाषा में जहां एक ओर वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन ज्ञात किया जाता है, दूसरी ओर उनका अंतिम उद्देश्य उपभोग माना जाता है। इसमें मार्शल और फिशर के विचारों का मिश्रण है। संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय आय को वास्तविक राष्ट्रीय उत्पाद के रूप में परिभाषित किया गया है, जो विभिन्न साधनों के अंशों में वृद्धि तथा देश में एक वर्ष में उस वास्तविक राष्ट्रीय व्यय की गणना भी राष्ट्रीय आय का प्रतीक है। भारत की राष्ट्रीय आय समिति के अनुसार राष्ट्रीय आय में एक दी हुई अवधि में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का आकलन किया जाता है, किंतु इसमें दोहरी गणना नहीं की जाती। उपयुक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि राष्ट्रीय आय में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के वास्तविक मूल्य को शामिल किया जाता है। तो यह था राष्ट्रीय आय की परिभाषाएं। आगे और राष्ट्रीय आय की गणना और उसके गणना करने में जो समस्या आते हैं उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो यहीं तक रहने देते हैं। धन्यवाद।